सेशन में जुड़े मेरे से। हेलो शुभम, हम थोड़ी देर वेट करते हैं सबके ऐड होने का, देन हम सेशन आज का स्टार्ट करेंगे। और आज का जो सेशन है वो मोस्टली जो है वो जो टॉपिक है आज के सेशन का वो है कि नेचुरोपैथी फॉर मेंटल एंड फिज़िकल रिलैक्सेशन। नो, आज के टाइम पे कितना ज़रूरी हो गया लोगों का मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स होना। आज का सेशन में स्टार्ट करेंगे, लोग आ जाएं, जुड़ जाएं और लोग, फिर करते हैं स्टार्ट। आई होप मेरी आवाज़ सब तक आ रही है। शुभम, आवाज़ सुनाई दे रही है? एक बार चेक करो। ओके, तो टाइम हो गया है 5 बजे से लाइव सेशन स्टार्ट करना था। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ओम। सब आज यहाँ लाइव सेशन पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इस पेज को भी मैं थैंक यू बोलूँगी कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया आज के लाइव सेशन के लिए। थैंक यू शुभम। एंड आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आंख बंद करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, देन ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन एक सीध में करके बैठे, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ें, पुनः सांस लेते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत थैंक यू जो लोग यहाँ पे आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया। आप देख रहे होंगे कि आपने कुछ नोटिस किया हो या ना किया हो इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, बट आप एक चीज़ रियलाइज़ किए होंगे कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो हमारा इंडिया का हो या बाकी और भी किसी देश का हो, हमारा जो कंट्री का जो पॉल्यूशन लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और लोगों को ये बात समझ में आई है कि वो कहीं ना कहीं नेचर को अवॉइड कर रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें नेचर से कनेक्ट होना है, क्योंकि एज अ डॉक्टर, एज अ केयर टेकर, सब कुछ एक नेचर में होता है। जो एज अ अर्थ जो होती है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो अगर वो सही है तो सब कुछ सही होता है। तो नेचुरोपैथी जो है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि जो नेचुरोपैथी है वो एक्चुअली है कि ये एक तरह का थेरेपी है। नेचुरोपैथी जो एक थेरेपी है जिसमें हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करके उनके थ्रू हमें जो है चिकित्सा प्रदान करी जाती है। जो 5 एलिमेंट है उसमें स्पेस हो जाता है ना, मतलब आकाश तत्व, वायु, अग्नि, पृथ्वी, है ना, और जल। ये जो 5 एलिमेंट होते हैं हमारे, इनके थ्रू हमारे बॉडी का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेस होता है ना, वो 5 एलिमेंट को यूज़ करते हुए बॉडी खुद अपने आप को हील करती है, अपने आप को ठीक करती है इसमें।
एक्स्ट्रा जो है थेरेपीज़ ऐड होती हैं नेचुरोपैथी में, उसके नेचुरोपैथी के जब दी जाती है तो उसमें जो चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, उसमें एक्यूप्रेशर भी ऐड हो जाता है और मसाज भी ऐड हो जाता है और कुछ एक्सरसाइज भी ऐड हो जाती हैं। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि जब भी किसी को कोई बीमारी होती है तो केवल दवाइयाँ नहीं लिखता डॉक्टर आपको दवाइयों के साथ साथ आपको कोई ना कोई थेरेपी भी ऐड करके लिखता है कि आप दवाइयाँ भी लें, साथ में ये थेरेपी भी लेते चलें। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा ऐड रहती हैं, केवल नेचुरोपैथी नहीं रहता है ना। साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डॉक्टर ऐड करता है ताकि आपको अच्छे से ओके, एक सेकेंड वेट। सॉरी, फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने फ़ैन स्लो कर दिया है। होप सो अब मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, फ़ैन की नहीं आ रही। तो अब आगे जो देखते हैं नेचुरोपैथी में, ये तो आपको समझ आ गया नेचुरोपैथी क्या होती है। जो पहले से पढ़े हुए हैं, जो योग से जुड़े हैं, उन्हें पता है। जिन्हें नहीं पता है तो उनको मैंने बताया अभी कि 5 एलिमेंट्स के थ्रू हमारी बॉडी में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी चिकित्सा करी जाती है। ओके, ठीक है। और 5 एलिमेंट कौन कौन से मैंने वो भी आपको बता दिए हैं। बिकॉज ऑफ द फ़ैन अगर आपको नहीं सुनाई दिया था उस टाइम पे, तो मैं दोबारा बताना चाहूँगी। जो 5 एलिमेंट होते हैं उसमें होता है हमारा आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। ये 5 एलिमेंट होते हैं, है ना। ठीक है, अब हम आगे अगर देखें कि नेचुरोपैथी के कुछ सिद्धांत होते हैं। टोटल नेचुरोपैथी में 10 सिद्धांत होते हैं, पर मैं जो कुछ मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। जो लोग लिखना चाहते हैं वो पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, वो लिख सकते हैं मेरे बोलते बोलते में। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लास्ट में, सेशन के लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरीज हुई तो। ठीक है, तो नेचुरोपैथी का जो मेन जो फर्स्ट एक तरह से सिद्धांत देखा जाए तो जो नेचुरोपैथी का सिद्धांत है उसमें एक आता है, जो नेचुरोपैथी होती है वो रोग का नहीं बल्कि मतलब रोगी के पूरे शरीर का उपचार करती है। रोग का नहीं, अपने रोगी के पूरे शरीर का उपचार करती है। क्यों? इसमें आपने देखा होगा कि जो एलोपैथी होती है वो क्या करता है कि उसमें जो आपको मेन डिजीज़ हुई है उस डिज़ीज़ के लिए आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब आपको दवाइयाँ दी जाती हैं और वो डिज़ीज़ पर्टिकुलर एक डिज़ीज़ के लिए मतलब एक दवाई दी जाती है आपको, है ना। बट नेचुरोपैथी क्या मानता है? नेचुरोपैथी ये मानता है कि आप किसी एक रोग को नष्ट नहीं कर सकते हैं। केवल अगर रोग नष्ट कर रहे हैं तो वो रोग नष्ट नहीं हो रहे हैं, वो रोगों को दबाया जा रहा है ना। तो रोग किस वजह से हुए हैं, रोग होने का जो कॉज है वो कॉज क्या है, उस कॉज पे काम किया जाता है नेचुरोपैथी में। तो नेचुरोपैथी जो होती है वो किसी रोग के होने के पीछे का जो कारण होता है, जो कॉज होते हैं, वो उनका उपचार करती है, उन्हें जड़ से समाप्त करती है ताकि इन फ्यूचर आपको दोबारा कभी वो उत्पन्न ना हो। ठीक है, और एक मेन जो एलिमेंट इसमें ऐड किया जाता है, सिद्धांत जो ऐड किया जाता है वो ये भी ऐड किया जाता है कि नेचुरोपैथी ये मानती है कि जो हमें जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, उनका कारण कीटाणु नहीं होते हैं, उनका कारण विजातीय द्रव्य होते हैं। विजातीय द्रव्य क्या होते हैं? विजातीय द्रव्य हमारे अंदर जो गंदगी होती है बॉडी की, जो हमारे पसीने से निकलती है, या फिर ये कह लीजिए कि जो मतलब हमारे मलमूत्र के थ्रू निकलती है गंदगी बॉडी की, वो जो गंदगी होती है ना, अगर वो गंदगी एक
टाइम तक ये बिल्कुल इकट्ठा विजातीय द्रव्य जो हैं वो हमारी बॉडी में अगर जमा हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि उसकी वजह से जो कीटाणु होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उनके रहने के लिए एक स्पेस मिल जाती है उन्हें। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे एज अ ब्रीदिंग के टाइम पे नॉस्ट्रल के थ्रू या कुछ खाते टाइम अगर कोई कीटाणु हमारे अंदर गए भी बॉडी में, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो इस तरीके से फंक्शन करती है, इस तरीके से क्या कहते हैं उसका फंक्शन होता है कि वो उन कीटाणुओं को वो नष्ट कर देती है। पर जब वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं उस तरीके से, पर अगर बॉडी के अंदर गंदगी इकट्ठा है तो वो गंदगी क्या है, वो उन कीटाणु के रहने के लिए एक स्थान मिल जाता है उन्हें, तो उस वजह से वो नहीं निकल पाती है बॉडी से, और फिर वही जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होके एक डिजीज़ का फॉर्म ले लेती है, एक डिजीज़ का रूप ले लेती है। और फिर एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि जो प्रकृति है वह स्वयं चिकित्सक होती है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक होती है। आपको अगर कोई बीमारी है या कुछ है, तो अगर आप किसी चीज़ की वजह से सफ़र कर रहे हैं तो आप बिना दवाई लिए भी ठीक हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, ठीक है। बट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब नेचुरोपैथी क्या मानता है कि हमें मतलब जब हमारे बॉडी में विजातीय जो द्रव्य होते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं, तो वो तीव्र रोगों की वजह से हमारे शरीर से उनको बाहर निकालता है ना। ये बॉडी का अपना एक साइकिल होता है, कह सकते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर विजातीय द्रव्य जो होते हैं वो जब इकट्ठा होने लगते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं जो नॉर्मल उनका प्रोसीजर होता है, जैसे पसीने के थ्रू निकल गए, है ना, और अदर गंदगी के थ्रू निकल गए, बट उस वजह से अगर नहीं निकल पा रहे हैं वो किसी कारण से वहीं इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी होती है वो जो तीव्र रोग होते हैं ना उनका सहारा लेती है। तीव्र रोग कौन कौन से हो जाते हैं? तीव्र रोग में हो जाता है हमारे जो फीवर होता है, हमें जो सर्दी जुकाम होता है, हमें खांसी आने लगती है, हमें लूज मोशंस होने लगते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये तीव्र रोग होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं कि हमें जो उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है हमें, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो तीव्र रोग में आ जाते हैं, जो कि एक प्रोसीजर है बॉडी का अपने आप को हील करने का, है ना। इसके थ्रू वो बॉडी से गंदगी बाहर निकालती है। जब नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है वो बॉडी नहीं फॉलो कर पाती है, तो फिर वो इसके थ्रू बाहर निकलती है। ओके, देन जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें रोग की नहीं अपितु रोगी के संपूर्ण शरीर का उपचार किया जाता है ना। नेचुरोपैथी ये मानती है पर्टिकुलर किसी एक डिजीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वो डिज़ीज़ हमेशा के लिए अपनी बॉडी से ख़त्म करनी है, कि आपको दोबारा वो डिज़ीज़ ना हो, तो इसके लिए आपको उसके जो कॉज हैं उस पर काम करना पड़ेगा, उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। फिर आप देखेंगे कि कोई भी थेरेपी होती है या कोई भी आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो केवल फिज़िकली इन्वॉल्व होना उस ट्रीटमेंट में सफिशिएंट नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट आपको फ़ायदा करे, तो आपको मेंटली ये सोचना पड़ेगा, मेंटली उस चीज़ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो ये मुझे फ़ायदा करेगा। और ट्रीटमेंट जब आप मेंटली खुद पॉजिटिवली उसको लेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो ट्रीटमेंट आपको फ़ायदा करेगा। आपको उस ट्रीटमेंट पे एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये मुझे फ़ायदा करेगा। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाँ, और एक दूसरी तरफ आप मेंटली ये भी सोच रहे हैं कि ये तो बस फालतू है, इसमें ये हमें यूज़फुल नहीं है, इससे मैं नहीं ठीक होऊंगा या नहीं ठीक होंगी, तो वो कभी आप उससे ठीक नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी,
क्योंकि बॉडी जो रिएक्ट करती है चीज़ों पे वो मेंटली और फिजिकली दोनों रिएक्ट करती है। अगर आप किसी चीज़ को फिजिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं पर मेंटली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपको एज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि बॉडी उस चीज़ को अब्जॉर्व करने के लिए तैयार नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको पॉजिटिवली आपको ट्रस्ट होना चाहिए उस थेरेपी पे जो आपको दी जा रही है। तो नेचुरोपैथी को आप कम नहीं समझें, नेचुरोपैथी बहुत अच्छी थेरेपी में से मानी जाती है। अगर आप नेचुरोपैथी ले रहे हैं एज अ थेरेपी, यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा। फिर एक चीज़ और है, लोगों में पेशेंस की कमी होती है जब वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। देखिए, अब आप हमेशा नेचुरोपैथी हो गई, पंचकर्मा हो गया, आयुर्वेद हो गया, इन सबको आप एलोपैथी से कंपेयर करते हैं और आप ये बोलते हैं कि मैंने एलोपैथी में एक दवाई खाई थी इस पर्टिकुलर रोग के लिए, जिससे मुझे कुछ ही दिन में क्या कहते हैं आराम मिल गया था, है ना। वो आराम क्यों मिला था, आपने ये चीज़ सोचा? वो आराम इसलिए मिला था क्योंकि वो डिजीज़ जो थी उसको दबा दिया गया था एक टाइम पीरियड के लिए, दवाइयों के थ्रू, उन केमिकल्स के थ्रू उस डिजीज़ को उसी जगह पे दबा दिया गया आपके शरीर पे कि वो ख़त्म नहीं हुई है, वो दबी हैं। कुछ टाइम बाद जब आपका खाना पीना थोड़ा सा गलत होगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, तो वो दोबारा से वैसे ही उभर के आ जाएंगी, फिर से वो डिजीज़ हो जाएगी आपको। पर नेचुरोपैथी क्या करती है, वो डिजीज़ पे काम करने के लिए वो उसके कॉज पे काम करती है ना, उसके कॉज को ख़त्म करती है, ताकि वो कॉज ही नहीं रहेंगे। जब वो कॉज नहीं रहेंगे तो वो डिजीज़ भी नहीं होगी। पर आप ये देखेंगे कि जब आप जो नेचुरोपैथी होती है ना, जब आप उसका ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो अगर आपको कोई डिज़ीज़ बहुत टाइम पीरियड से है, बहुत पहले से आपको कोई डिज़ीज़ है जो चली आ रही है, तो जितना पुराना रोग होगा उतना ही ज़्यादा समय लगेगा उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में, या सॉरी कंट्रोल वर्ड तो यूज़ नहीं होगा, कंट्रोल नहीं, उस डिज़ीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने में, रोग मुक्त होने में आपको कह लीजिए उतना ही समय लगेगा। और इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप ये देखिए कि आपको कोई चोट लगती है ना, आपने अगर तुरंत उस चोट पे कहीं कट लगा या फिर ब्लीडिंग हुई, तो आपने अगर उस चोट पे तुरंत साफ करके दवाई लगा ली, पट्टी लगा ली, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है ना। पर उसमें आपने उसे वैसे ही छोड़ दिया खुला, उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं, आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, है ना, वो बिल्कुल वहीं पास और गंदगी उस पर जा रही है, जिससे वो जो चोट लगी थी वो बिल्कुल घाव का रूप ले लेती है, वो और बड़ी होती जाती है, उसमें मवाद बन जाता है। तो फिर उसका जब आप देखते कि अरे अब तो ये बहुत बड़ी हो गई, मतलब चोट थी, छोटी सी चोट लगी थी, अब तो ये पकना स्टार्ट हो गई है, इसमें मवाद आने लग गया है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर उस चीज़ को ठीक होने में टाइम लगता है ना। इसी तरह नेचुरोपैथी में भी होता है, आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आप उस डिजीज़ से जब सफ़र करते हैं तो आप सबसे पहला क्या आपको लगता है, एलोपैथी आप ले लेते हैं, एलोपैथी ले लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो दब गया, और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो दोबारा उभर के आती है वो बीमारी आपको। तो फिर जब इसी तरह आप बिल्कुल लास्ट में जब आप सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, सारे मतलब मेडिसिन वगैरह, फिर आप जाते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ तो अब मैं नेचुरोपैथी ट्राई करता हूँ, अब मैं एलोपैथी से अब तो कुछ नहीं हो रहा, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद और योग की तरफ चलते हैं, शायद उसमें कुछ उपचार मिले। बट आप ये भूल जाते हैं कि नेचुरोपैथी हो गई, उसमें भी टाइम लगता है, जितना पुराना रोग होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको आप देखेंगे सिद्धांत में, जब आप देखेंगे तो कि नेचुरोपैथी में ये होता है कि जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें जो दबे हुए रोग होते हैं वो उभर के आते हैं, है ना। जैसे ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक डिज़ीज़ के पीछे कोई एक कॉज ही हो, है ना। क्या पता आप एक डिज़ीज़ के लिए आए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, तो उसके पीछे के रीज़न्स कई सारे हो सकते हैं, है ना। तो आप क्योंकि नेचुरोपैथी में
किसी एक रोग मतलब रोग पे नहीं, पूरे शरीर का उपचार किया जाता है। तो जितने भी दबे रोग होते हैं ना, वो धीरे धीरे उभर के आते हैं। कैसे उभर के आते हैं? मान लीजिए आपको कुछ टाइम पहले बुखार था, फिर बुखार के बाद जब बुखार की आपने दवा ले ली, एलोपैथी दवा ले ली, मान लीजिए, नॉट ओनली एलोपैथी, मैं नहीं कह रही कि एलोपैथी बहुत ही बुरा है, इमरजेंसी के लिए बहुत सही है। आपने वो बुखार के लिए दवा ली, वो बुखार आपकी दब गई, पर बुखार के बाद फिर आपको सर्दी जुकाम हो गया। सर्दी जुकाम जैसे ठीक हुआ किसी तरह, तो आपको लूज़ मोशंस हो गए, है ना, लूज़ मोशन ठीक हुआ किसी तरह, तो फिर आपको मतलब पेन होने लगा आपको पेट वगैरह में। जब आप नेचुरोपैथी लेना चालू करेंगे, है ना, किसी एक डिजीज़ के लिए, तो जो दबे हुए रोग थे, है ना, ये रोग उभर के आते हैं। तो कैसे उभर के आते हैं कि आपका पेट दर्द हुआ था, तो वो पेट दर्द उभर के आएगा। जब वो पेट दर्द के लिए वो थेरेपी तो चल रही है कंटिन्यू, है ना, तो उसी टाइम पीरियड में, थेरेपी के टाइम पीरियड में ही, थेरेपी के टाइम पे ही, थेरेपी का जो आपका टाइम पीरियड है ना, जितने से जितने टाइम तक आपकी थेरेपी चल रही है, उससे पीछे सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेस होती है आपकी बॉडी में। तो उसमें क्या होता है कि आपको पेट दर्द हुआ था लास्ट टाइम, तो पेट दर्द आपका उभर के आएगा, है ना, तो संपूर्ण शरीर की चिकित्सा हो रही है, तो वो जड़ से वो कॉज खत्म कर दिया गया, आपका पेट दर्द ठीक हो गया। बट 7 डेज के बाद आपको फिर पेट दर्द से पहले जो रोग हुआ था ना, वो रिपीट करेगा। तो पेट दर्द से पहले आपको लूज मोशंस हुए थे, तो वो लूज मोशन रिपीट करेगा आपको फिर लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर लूज मोशन खत्म होगा, तो फिर 7 डेज के मतलब टाइम पीरियड में आपको जो सर्दी जुकाम हुआ था, वो रिपीट करेगा, वो आपको होना चालू हो जाएगा। जब वो ठीक होगा, आपका जड़ से वो खत्म होगा, तो फिर वो 7 डेज के ही अंतराल में आपका फीवर आएगा। इस तरीके करके वो रोग वापस, जो दबे हुए रोग थे आपके शरीर में, वो उभर के आते हैं और उनका जड़ से समाप्त होता है, वो फिर जड़ से उनको खत्म किया जाता है थेरेपी के टाइम पीरियड में। तो आपको ये नहीं सोचना है कि नेचुरोपैथी मैं ले रही हूँ, पर इसकी मैं किसी एक रोग के लिए आई थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पर इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ मुझे ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि उस थेरेपी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअल में वो बॉडी जो है, वो अंदर से अपने आप को क्लीन कर रही है। मतलब वो जो बॉडी है, वो आपको आपके अंदर जो रोग थे ना, जो गंदगी थी, उसको निकाल रही है बाहर, वो उभर के लाती है। वो रोग उभर के आते हैं, तो फिर उनका उपचार होता जाता है उसी टाइम पीरियड में, तो वो सही भी हो जाते हैं, वो जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को ये जो थेरेपी है वो सूट नहीं कर रही है करके, क्योंकि देखिए नेचुरोपैथी एक ऐसी थेरेपी होती है जो सबको सूट करती है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स नहीं यूज़ होते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ होता है, इसमें केवल आपको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू 5 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, उन 5 एलिमेंट्स के थ्रू, उनकी हेल्प से आपको ठीक किया जाता है। और एक चीज़ और है इसमें कि नेचुरोपैथी केवल ये नहीं मानती कि आपका शरीर जो है, जो आपका फिजिकल बॉडी है, वो हेल्दी रहनी चाहिए। आपको अगर आप फिज़िकली हेल्दी हैं पर मेंटली हेल्दी नहीं हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद आप फिज़िकली फिर से बीमार हो जाएंगे। नेचुरोपैथी जो होती है, वो केवल आपके शरीर नहीं, अपितु शरीर, मन और आत्मा तीनों का उपचार करती है। किस तरीके से होता है इसमें? फिजिकली तो हम ठीक होते ही होते हैं, है ना। जब हम फिजिकली ठीक होते हैं, तो हम मेंटली भी ठीक होते जाते हैं, उस पर भी वो काम करते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं, जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, वो उस पर भी काम करते हैं। और साथ ही साथ जब आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी होते हैं, तो आप जो अंतर्मन होता है ना, जो आप अंदर से जो आपको खुशी मिलती है ना, आप वो भी खुशी आप फील कर सकते हैं, है ना। और आप एक चीज़ देखेंगे, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कैसे? आप फिज़िकली अगर बीमार हैं, तो आपको चिड़चिड़ाहट मचेगी, है ना, आप बहुत परेशान रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, तो वो मेंटली आपको प्रोसीजर हो रहा है। आप मेंटली भी आप सही नहीं होंगे, आपका कहीं मन नहीं लगेगा, है ना, आप बहुत लो फील करेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपके अंदर आत्मा जो है ना, आपका जो अंदर मन है, वो भी हेल्दी नहीं है। इसलिए इन तीनों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, वो इस चीज़ पर करेंगे कि नेचुरोपैथी जो है वो बेटर क्यों है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। ठीक है, मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगी। तो
मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने अभी बीच में भी बोला था, ये चीज़ ये मेन है। नेचुरोपैथी जो है वो नेचुरल तरीके से आपको हील कर रही है, नेचुरल तरीके से आपके शरीर को स्वस्थ कर रही है, आपको अच्छा बना रही है, आपको रोग मुक्त कर रही है। उसमें नेचुरोपैथी में एक बार जिस रोग के लिए आपको उपचार किया जाता है तो उससे रिलेटेड जितने कॉज होते हैं वो भी जड़ से ख़त्म किए जाते हैं। तो उन कॉज की वजह से जो अदर रोग आपको होते हैं वो भी नहीं होंगे। बट एलोपैथी में क्या होता है, एलोपैथी में आप पर्टिकुलर एक डिजीज़ के लिए जाते हैं, एक डिजीज़ के लिए दवाई लेते हैं, है ना। वो जो आपको दवाई दी जाती है वो पर्टिकुलर एक डिजीज़ के लिए दी जाती है। अगर आपको बुखार आ रही है तो केवल बुखार के लिए दवाई दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बुखार के साथ साथ डॉक्टर ये भी बोलता है कि नहीं तुम्हारे अंदर ये वाली भी बीमारी लगता है तो तुम ये भी दवाई ले लो। नहीं, उनका क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये दवाई आपको सूट करे या ये वाली दवाई आपको सूट करे, या आप एक साथ ये 2 दवाइयाँ नहीं खा सकते। होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। फिर अब हम बात करते हैं जो मेन, ये तो था नेचुरोपैथी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती थी, ठीक है। अब जो मेन हम बात करेंगे वो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि आज के टाइम पे मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होना क्यों ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से लोग लॉकडाउन लगा है तो लोग घर पे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जॉब नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो उस वजह से हम कई ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जो शायद हमारे लिए बहुत गलत होते हैं, जो शायद आगे चल के हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, अपने आप को हेल्दी रखना होगा और अपने आप को ऐसे ट्रीटमेंट खुद को देनी चाहिए, ऐसे खुद को ऐसे खुद के लिए कुछ करना चाहिए ताकि आप अंदर से खुश रहें, आप पॉजिटिव रहें, आप मेंटली भी रिलैक्स रहें और फिज़िकली भी रिलैक्स रहें। मेंटली और फिज़िकली मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक से अच्छा होना ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे से भी अच्छे हों। मतलब कैसे समझाऊँ कि मैं ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फिज़िकली फ़िट है तो आप मेंटली भी फ़िट हैं। अगर आप बीमारी आपको कोई नहीं है बट आप परेशान हैं, आपको स्ट्रेस है, तो आप खुश नहीं हैं, है ना। स्ट्रेस की वजह से फिर बहुत सारे अदर डिजीज़ेस फिर स्टार्ट होने लगती हैं आपकी बॉडी में। इसलिए कहा जाता है कि मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से आपको फिट होना है। फिर दूसरा आप देखेंगे कि इस टाइम पे ऑलरेडी आयुष मंत्रालय भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि आज के टाइम पे जिन लोगों को कोरोना हुआ है, जो उससे सफ़र करके वापस ठीक होकर आए हैं, जब आप उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, उनसे पूछेंगे तो आप ये चीज़ जानेंगे कि वो फिज़िकली तो सफ़र कर रहे थे बट फिज़िकली के साथ साथ वो मेंटली भी बहुत सफ़र किए हैं, वो मेंटली भी वो सफ़र कर रहे थे। तो उनको वो सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा है। तो आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग रहना है ताकि आप चीज़ों को हैंडल कर सकें। फिर आप देखेंगे कि जब आप फिज़िकली और मेंटली रिलैक्स होते हैं तो क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में अच्छी होती हैं, किन किन चीज़ों से फिर मतलब क्यों हमें मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स होना चाहिए, है ना। तो जब ये क्यों आता है ना, ये क्यों वाला जो शब्द होता है, तो उसके पीछे जो आंसर है कि उस क्यों होना चाहिए, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये मैं आपको बता चुकी है कि फिज़िकली और मेंटली रिलैक्स होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप फिज़िकली फिट हैं और मेंटली फिट नहीं है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर दूसरा, जब आप बिल्कुल दोनों तरीके से जब फिट होते हैं ना तो आपको जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है ना। डिप्रेशन जो होता है वो लोगों को नहीं होता है, लोगों को एंजाइटी होती है, वो एंजाइटी नहीं होती लोगों को। फिर जब आप बिल्कुल फिट होते हैं, मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स होते हैं। दूसरा, जो आपका मसल्स का जो टेंशन है ना वो कम होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, मसल्स का टेंशन कम होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं।
कुछ मैं आगे बताऊंगी कि किन क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, जिनसे ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी बॉडी में ठीक होती जाती हैं। दूसरा जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ता है। जब आप मतलब रिलैक्स होते हैं ना, तो आप एक जगह पे फोकस हो पाते हैं, एक जगह से पे फोकस कर पाते हैं अपने आप को, पर वो तभी होगा जब आप रिलैक्स होंगे। तो और रिलैक्स होने पे आपका मूड स्विंग्स जो लोगों को बहुत होता है वो नहीं होता है, वो मेंटली भी मतलब सही रहते हैं ना, तो मूड उनका हैप्पी हैप्पी वाला रहता है, मूड बिल्कुल खुश रहता है, पॉजिटिव होते हैं अंदर से। पर अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आप पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, आपका मूड भी सही नहीं रहेगा। तो अपने आप को एक जगह पे फोकस करने के लिए, एक एक्टिविटी के लिए, या अपने आप को फोकस करने के लिए, अपने मूड को सही रखने के लिए भी आपका फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है वो है कि जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब आप इसके लिए एक एग्जांपल है, जब आप स्टेज पे जा रहे होते हैं किसी एक अपने प्रोग्राम को करने के लिए, आपका कोई परफॉर्मेंस है, आप स्टेज पे जा रहे हैं, उस टाइम पे लोगों को एंजाइटी हो रही होती है, उस टाइम पे लोग स्ट्रेस में होते हैं कि डर लग रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो वो स्ट्रेस होता है, वो जो एंजाइटी होती है ना, उस वजह से आपके हाथ पैर काँप रहे होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होती उस टाइम पे, है ना। तो उस वजह से क्या होता है, आप देखे होंगे आप फोकस नहीं हो पाते हैं। कई बार लोग स्टेज पे जाके स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भूल जाते हैं कि उन्हें एक्चुअल में बोलना क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम रिलैक्स नहीं थे उस टाइम पे, हमारी जो बॉडी थी वो फिजिकली और मेंटली रिलैक्स नहीं थी, हमें स्ट्रेस था, हमें एंजाइटी थी, जिस वजह से हमारा जो फोकस था, हमारा जो कंसंट्रेशन था वो उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं था। तो वो चीज़ अगर आपको सही करनी है तो आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, आपको रिलैक्स होकर चीज़ों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कोई चीज़ अच्छी नहीं हो जाती है। आपको स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे आप तो आप चीज़ें बिगड़ेंगी, क्योंकि आपका फोकस हट जाता है, तो आप मेंटली आप मतलब माइंड काम करना थोड़ा बंद कर देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली करना क्या था अभी मुझे, है ना, इसलिए भी। फिर दूसरा जो आपका हार्ट रेट है उसको कम करता है। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल रहता है, आपका हार्ट रेट कम करता है। जिनको बहुत हार्ट रेट बढ़ जाता है तो कहा जाता है ना कि उनको सांस फूलने लग जाती है, तो उनको कहा जाता है रिलैक्स हो जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, बिल्कुल। और भी उनको पानी पिलाया जाता है, उनको बोला जाता है कि आँख बंद करके बैठो, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है करके। तो ये सारी प्रोसीजर क्या होती है जो आप करते हैं लोगों के साथ, उनको रिलैक्स करने के लिए करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो उसको नॉर्मल किया जाता है। दूसरा आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल किया जाता है। लोगों का उस टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई लोग होते हैं जिनको स्टेज फियर होता है, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस सुने, शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मुझे किसी बड़े फंक्शन में ऐसे स्टेज पे ऐसे जाना होता है तो ऑफकोर्स मेरे को भी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है थोड़ी सी। बट अब हम लोग योग में आ गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है, कोई नहीं, डीप इनहेल डीप एक्सहेल करो, थोड़ा रिलैक्स्ड हो, मसल्स को रिलैक्स करो, और बिल्कुल ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें जाना है, क्योंकि हमें पता है कि हम अच्छा करके वापस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो रिलैक्स करती हैं हमें, और कॉन्फिडेंस वगैरह बूस्ट होता है आपका जब आप रिलैक्स होते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, है ना, जिनको करने से हम जो होते हैं मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होते हैं। तो इसमें जो मैं पहली टेक्निक बताऊंगी वो ब्रीदिंग टेक्निक है। अभी मैंने बोला ना इनहेल एक्सहेल, वो ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आपको जो ब्रीदिंग करना होता है वो जैसे आप नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं वैसे नहीं, आपको सही प्रोसीजर में डीप ब्रीदिंग करनी होती है। डीप ब्रीदिंग इन द सेंस डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी होती है आपको। उसमें आपको क्या करना होता है, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर डीप इनहेल करना है। डीप इनहेल ऐसे करना है कि आपको ये फील हो कि जो आप इनहेल कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है वो आपके एब्डोमिनल में भर रही है, आपके पेट में जा रही है, आपको ऐसा फील होना चाहिए, है ना। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो धीरे धीरे एक्सहेल करना है,
तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आप रिलैक्स होते हैं अंदर से। फिर दूसरा जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगी उसमें ये हो जाता है कि जो आपका मसल्स रिलैक्सेशन होता है ना, मसल्स रिलैक्सेशन आपको वो भी बताया है। अगर फिज़िकली जब आप देखते हैं मसल्स रिलैक्सेशन के लिए तो आपको ये कहा जाता है कि अगर आप बिना किसी बिना किसी एलिमेंट को यूज़ किए आप मसल्स को रिलैक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कहा जाता है कि आपको बिल्कुल you should have to focus to flexing your muscles and hold there for a while and then release, then slowly relax those same muscles. ओके तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है कि आपको जो मसल्स हैं पर्टिकुलर एक सेट होता है मसल्स का, पर्टिकुलर एक पार्ट मसल्स का आपको उसको फ्लेक्स करना है और कुछ देर वैसे ही होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे उसको स्मूथली धीरे धीरे उसको रिलैक्स करना है। तो ये क्या हो जाता है, ये भी एक मसल्स रिलैक्सेशन की टेक्निक हो जाती है जिससे आपको फिजिकली अच्छा महसूस होता है। आपका पर्टिकुलर जो पार्ट होता है उस मसल्स का वो आपको रिलैक्स फील करता है। फिर जब अब ये तो हो गए नॉर्मल टेक्निक्स, ठीक है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी आप कौन कौन से टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे। तो जो सबसे पहला है तो मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ, मॉर्निंग सुबह मतलब दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, सुबह से होती है ना। तो दिन की शुरुआत सुबह से होती है तो जो सुबह सबसे पहली चीज़ हम कर सकते हैं मैं वो बताऊँगी। टेक्निक बहुत सारी हैं नेचुरोपैथी में, ठीक है, बट मैं अभी केवल वो टेक्निक्स बताना चाह रही हूँ जो आप प्रेजेंट टाइम पे घर के अंदर सेंस घर में रह के आप कर सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊँगी आज जिसके लिए आपको नेचुरोपैथी सेंटर जाने के लिए आप बोले कि अब आपने तो कुछ ऐसा बता दिया जिससे अब मेरे को नेचुरोपैथी सेंटर जाऊँगा या जाऊँगी तभी ये चीज़ हो सकती है। कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं घर पे रह के काम कर सकूँ। तो मैं केवल वो चीज़ ही बताऊंगी आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिएगा जो सबसे पहली टेक्निक है दिन की, जो आपकी शुरुआत होती है वो किससे कहा जाता है कि आपकी जो शुरुआत है तो सुबह सूरज के साथ होनी चाहिए। सूरज को देखना चाहिए आपको, जो मॉर्निंग जो सनराइज़ होता है ना आपको सनराइज़ देखना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न है, लोग क्यों कहते थे कि सुबह सुबह टहलो उगता हुआ सूरज देखो, क्यों कहते थे लोग, उसके पीछे का भी एक रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि आपको सन बाथ लेना है, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं कि सन बाथ लेना इन द सेंस इतनी देर धूप में रहेंगे तो स्किन में क्या कहते हैं रैशेज़ आ जाएंगे, सनबर्न हो जाएगा हमें। तो मैं ये नहीं कह रही कि सन बाथ लेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खड़ी दोपहर में धूप में बैठे हैं लेटे हैं कि हमें तो सन बाथ के लिए बोला गया था तो धूप तो अभी तेज है तो हम अभी तेज धूप में लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ऐसा नहीं है। सन बाथ आपको लेना है पर आपको क्या करना है कि एक टाइम पीरियड होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और एक टेक्निक होती है उसके थ्रू आपको सन बाथ लेना है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो क्या है, सुबह 5 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, 5 बजे से 8 बजे तक सुबह के जो सनराइज़ होता है तो जो सुबह की धूप होती है ना आपको वो लेनी है। आपको बहुत बिल्कुल खड़ी दोपहर में नहीं जाना है सन बाथ लेने, आपको सुबह के टाइम पे सन बाथ लेना है। सुबह के टाइम पे आप सन बाथ लेंगे और उसका एक प्रोसीजर होता है। उसमें क्या होता है कि आप जब सन बाथ लेने जाएंगे तो आप जितना कम कपड़े पहन सकें आप उतना कम कपड़े पहने। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि आप कम कपड़े पहन के नहीं लेट सकते हैं तो आप कॉटन का कपड़ा पहने, कॉटन का कपड़ा आप पहने ताकि जो सन की रेज़ हैं वो आपके बॉडी तक, आपके स्किन तक आराम से पहुंच सके, ठीक है। तो आपको कॉटन का कपड़ा पहनना है अगर आप कम कपड़े पहन के नहीं लेट सकते हैं अपने घर पे कहीं पे, तो आप कॉटन का कपड़ा यूज़ करिए। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप सन बाथ के लिए लेटेंगे तो आपका जो मतलब जो फेस है, जो आपका सर है वो कपड़े से ढका रहना चाहिए, ठीक है।
और जो कपड़ा होगा वो ठंड मतलब नॉर्मल पानी कह लीजिए या आप ये ठंडा पानी कह लीजिए, उसमें भिगा हुआ गीला टॉवल होना चाहिए, उससे आपको ढकना है। ठीक है, वो उससे आपका सर ढका रहना चाहिए। आपके सर पे, आपके आँख पे, मतलब ऐसे या इस पार्ट में क्या कहते हैं, आपको डायरेक्ट धूप की किरणें जो होती हैं वो नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, सनबाथ के टाइम पे। फिर दूसरा आपको क्या करना है कि आप सर आपने ढक लिया ठंडे गीले टॉवल से। ठीक है, और फिर आपको कितने टाइम पीरियड तक लेटना है ऐसे, आपको क्या करना है कि आपको गर्मियों के टाइम पे कम से कम 10 से 15 मिनट आपको लेटना है, और ठंडियों के टाइम पे जब आप सन बाथ लेंगे सुबह तो आप 30 मिनट तक आप लेट सकते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सन बाथ ले रहे हैं तो आप साथ में पानी भी रखें एक ग्लास में, और थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में आप 1 घूंट 2 घूंट ऐसे पानी पीते रहें, ताकि आप मतलब अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट कर सकें। अपनी बॉडी में मतलब आपकी बॉडी में ऐसे कम पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको पानी पीते रहना है 1 घूंट 2 घूंट थोड़ी थोड़ी देर में। ठीक है, सो आपको एंजाइटी सी नहीं होगी, अजीब सी सफोकेशन सी फील नहीं होगी। फिर आपको जो दूसरा ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब 10 से 15 मिनट आपने सन बाथ ले लिया तो उसके बाद आपको जब आप स्वेटिंग होने लगे ना, आपके जब पसीना निकलने लगे तो आपको उठ जाना है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा गीला हो जाएंगे, जब तक कपड़े अगर हमने जो कपड़े पहने वो गीले नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं उठेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब आपको स्वेटिंग होने लग जाए तो आप उठ जाइए और तुरंत जाके ठंडे पानी से आपको नहाना है। तुरंत आपको ठंडे पानी से नहाना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जिन्हें एलर्जी है लाइट से, मतलब लाइट से इन द सेंस जिन्हें सन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो वो लोग सन बाथ ना लें, उनके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। फिर आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि सन बाथ लेने के 1 घंटे पहले आप कुछ खाएंगे एटलीस्ट, मतलब खाना खाने से सन बाथ लेने के बीच का 1 घंटे का आपका डिफरेंस होना चाहिए। और सन बाथ लेने के 2 घंटे बाद ही आप कुछ खाएं। सन बाथ लेने के तुरंत बाद आप कुछ खाना नहीं है, नहीं तो उससे आपको एक्स्ट्रा बीमारियां हो जाएंगी और आपको लगेगा कि ये तो नुकसान कर गया हमें। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सन बाथ लेने के तुरंत बाद ना खाएं, सन बाथ लेने के 2 घंटे बाद आप कुछ खाएं। तब तक आपको खाली पेट रहना है, ज़्यादा होता आप पानी पीते रहिएगा। अब सन बाथ से जो फ़ायदे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फ़ायदे जो होते हैं सन बाथ से ना, आपका जो मूड होता है ना वो बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाता, कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आपका मूड अच्छा हो जाता है। और जो आपके हार्मोन है ना उसको लेवल करता है सन बाथ से। जो हमें फ़ायदे मिलते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ कि आपका जो हार्मोन का लेवल है ना वो बैलेंस होता है। आपके शरीर में जो हार्मोन बढ़ा होगा, जो बहुत घट रहा होगा, तो उसके थ्रू वो बैलेंस हो जाता है। और ये आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल इम्प्रूव करता है। सन बाथ आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल इम्प्रूव करता है। और ब्लड सर्कुलेशन लेवल इम्प्रूव होना मतलब कि आपकी बॉडी का रिलैक्स होना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर ये तो हो गया सन बाथ। ठीक है, अब जो आप दूसरी टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं वो कौन सी आप यूज़ करेंगे? दूसरी टेक्निक में आपको यूज़ करना है हॉट फुट बाथ। अब मैं उसकी टेक्निक आपको बताती हूँ। हॉट फुट बाथ आपने शायद लिया होगा, बट ये इसमें ना कुछ चीज़ें आप नहीं करते हैं। हॉट फुट बाथ जिन लोगों ने लिया होगा घर पे तो केवल ना पैर की मैल छुड़ाने के लिए लिया होगा, पैर की गंदगी निकालने के लिए लिया होगा, कभी ऐसे रिलैक्स होने के लिए नहीं लिया होगा। तो उसकी ना एक टेक्निक होती है, प्रॉपर नेचुरोपैथी में एक टेक्निक होती है, मैं वो टेक्निक आपको बता रही हूँ। तो हॉट फुट बाथ जो होता है ना वो कम से कम उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए कि आप 15 से 30 मिनट तक लें हॉट फुट बाथ। और उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक बकेट लेनी है, या तो आप स्टूल पे बैठ जाइए या आप एक मेज पे बैठ जाइए या बेड पे बैठ जाइए और नीचे एक बकेट रख लीजिए। और बकेट में इतना पानी हो कि आपके नी तक वो आपके जो पैर हैं वो बकेट में पानी में डूबे रहें।
पानी जो होगा वो गर्म होगा, और पानी इतना गर्म होगा कि आपकी स्किन उसको सह सके। पानी इतना गर्म रखिए जितना आप सह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म मत रखिएगा कि आपकी स्किन जल जाए पानी से, गर्म पानी से। इतनी रखिए जितना गर्मी सह सकते हैं, पानी गर्म जितना आप सह सकते हैं, ठीक है। पानी उतना गर्म रखना है आपको। और इसमें आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। आप नॉर्मल नमक तो डालते हैं, पर आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। सेंधा नमक से आपकी थकान ज़्यादा जल्दी निकलती है। सेंधा नमक डाल लीजिए आप उसमें। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक ब्लैंकेट लेना है, और अगर आपके पास ब्लैंकेट नहीं है तो एक चादर आप लपेट लीजिए। चादर से अपनी बॉडी को आप बिल्कुल लपेट लीजिए, और उसी चादर से कोशिश करिए कि आप बकेट के चारों तरफ भी लपेट लें, ताकि जो बाहर की एयर है वो अंदर न जा पाए, और जो पानी का जो भाप है वो बाहर न जा पाए, वो वहीं पास रहे। क्योंकि वो चादर से या फिर कंबल से वो लपेटा रहेगा तो जो भाप है वो बाहर नहीं जा पाएगी, वो वहीं पास रहेगी अंदर ही, ठीक है। फिर दूसरा आपको ये करना है कि आपको एक गीली टॉवल अपने सर पे रखनी है। गीली टॉवल अपने सर पे रखनी है, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना, तो वो ऐसा ना हो कि वो आपके ब्रेन की तरफ हो जाए, ना, तो इसलिए वो गीली टॉवल रखनी है। क्योंकि और फिर आपको गीली टॉवल तो आपने कर ली, और आपको पानी पी के बैठना है, ठंडा पानी, एक गिलास पानी पी के बैठना। और अगर आपको सफोकेशन फील हो रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है, आपको चक्कर से आ रहे हैं, आपको सर दर्द होने लग जाता है इस 15 से 30 मिनट के बीच में, इस प्रोसीजर के बीच में, तो आप तुरंत पानी से पैर निकाल लीजिए अपने, और 3 मिनट के लिए ठंडे पानी में पैर डाल लीजिए। जब आप गर्म पानी से पैर निकालेंगे ना, तो आप 3 मिनट के लिए ठंडे पानी में पैर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप पैरों को पोंछेंगे, और फिर चादर वगैरह निकालेंगे, और चादर वगैरह लपेटने के बाद जो आपको पसीना हुआ था, तो वो पसीने को भी आप ठंडे पानी में भिगा हुआ जो टॉवल होता है उससे आपको पूरा पसीना पोंछना है, ठीक है। अब इसके जो फायदे होते हैं, क्या होता है, एक तो विजातीय जो द्रव्य थे आपके शरीर में, वो रोम छिद्रों के थ्रू रोम छिद्र खुले तो पसीने के थ्रू वो निकल गए, ठीक है। इससे आपका फैट रिड्यूस होता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फैट है उनके लिए भी ये चीज़ अच्छा है। प्लस आपका जो मसल्स होती हैं पैरों की, वो पूरी रिलैक्स होती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन लेवल सही होता है। तो इससे आप फिजिकली जो है आप रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए, और आपकी थकान मिट जाती है। तो इसलिए भी हॉट फुट बाथ बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, जिन लोगों को फीवर हो या जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज़ को ना खाली पेट करें। जब ये प्रोसीजर आप करें तो खाली पेट करें। खाली पेट मतलब बिल्कुल सुबह सुबह कर लें आप, या फिर आपका जो ड्यूरेशन है खाने का, वो टाइमिंग जो है वो 1 घंटे से मतलब 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए खाने से और इस थेरेपी के बीच में। बट आप ऐसा करें कि मतलब आप उस दिन बहुत हल्का भोजन लें, तब आप ये करें। और अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप सर पे गीला टॉवल ना रखें, क्योंकि वो ठंडा मतलब जो टॉवल होगा ना वो ठंडे पानी का होगा, तो आपको गीला टॉवल नहीं रखना है अपने सर पे, ठीक है। ये हो गया हॉट फुट बाथ। फिजिकल रिलैक्स रहेंगे आप, इससे रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है ना, आपका फैट रिड्यूस हो रहा है, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना। साथ में आपकी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं ना वो भी निकल रहे हैं पसीने के थ्रू, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं इससे। वो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। और साथ में जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है और स्किन प्रॉब्लम होती है ना, वो उनको भी हॉट फुट बाथ से आराम मिलता है, वो करना चाहिए उन्हें भी। फिर है फ्रिक्शन बाथ। सबसे इजी होता है फ्रिक्शन बाथ। आपको कुछ 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आराम से फ्रिक्शन बाथ कर सकते हैं। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। ओके, तो फ्रिक्शन बाथ में क्या होता है कि आप जब नहाने जाते हैं ना, सुबह सुबह जब आप नहाते हैं, तो आपको नहाने के टाइम पे ही आपको या तो आप एक टॉवल ले लीजिए, टॉवल को गर्म पानी में डाला, उसको निचोड़ा, और उसी टॉवल से ही आप जैसे ऐसे पीछे टॉवल करके ऐसे करके रगड़ते हैं, है ना, मतलब
पीछे का पानी पोंछने के लिए, तो उसे टॉवल कैसे बिल्कुल लपेट लीजिए गोल 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 करके, और उसको गर्म पानी में डाल के इसे निचोड़ लीजिए, और फिर उसी से ऐसे ऐसे करके फ्रिक्शन करिए, और उसी से ऐसे ऐसे करके फ्रिक्शन करिए। तो ये फ्रिक्शन से क्या होता है ना, आपके मसल्स जो होती है ना वो रिलैक्स होती हैं, और आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना वो सही होता है। अगर आपके पास टॉवल नहीं है उस टाइम पे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ गर्म पानी, तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप नहाते हैं तो आप नहाने के टाइम पे ही अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे इस तरीके से और ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे घुमाते हुए इस तरीके से आपको पूरी अपनी बॉडी में आपको मसाज देनी है, तो फ्रिक्शन करना है, ताकि तब तक करें जब तक कि बॉडी बिल्कुल ऐसे एक हीट से नहीं प्रोड्यूस होती है, आपको हीट से प्रोड्यूस होनी फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि लाल पड़ रही है स्किन अब, है ना, करने से। तो बस बट बहुत ज़्यादा भी ऐसा ना कर दें आप कि आपकी मतलब स्किन में खरोच आ जाए या छिल जाए, इस तरीके से मत करिएगा, आराम से करिएगा कि बस वो एक ना फ्रिक्शन होना चाहिए आपके हाथों का और आपके बॉडी के मतलब स्किन या मसल्स के बीच में ऐसा फ्रिक्शन होना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स होती है, पूरी बॉडी फ्रिक्शन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे आप फिजिकली मतलब बॉडी रिलैक्स होती है। फिर ये तो हो गया फ्रिक्शन बात। फिर दूसरा होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं फ्रिक्शन बात के अलावा। अब जब हम दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं मेडिटेशन, इसमें कई लोगों ने ऊपर पूछा है कि ऊपर किसी ने हाँ इस कंट्रोल करने के लिए पूछा है कि मतलब जिन्हें नींद नहीं आती है उनके लिए क्या है उपाय, है ना। तो ये जो मैं अभी बता रही हूँ मेडिटेशन, इसमें अधिकतर लोग कहते हैं मतलब जो प्रॉपर मेडिटेशन होता है ना, तो उसमें लोग कहते हैं कि अगर आपको नींद आ रही है मतलब आप प्रॉपर मेडिटेशन नहीं हो, आपका फोकस नहीं हो आप मेडिटेशन में, अगर आपको नींद आ रही है तो। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी आपको, अगर आपको नींद नहीं आती है और आपको मैं कह रही हूँ कि आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि आपके मेंटली पीस के लिए, मेंटली आपको पीसफुल होने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है। मेडिटेशन आप किसी सॉफ्ट म्यूज़िक पे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ओम की ध्वनि पे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र पे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप नाद योग में मेडिटेशन कर सकते हैं, आप साउंड बॉल का यूज़ करके मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से मेडिटेशन अच्छा लगता है ना, आप उस तरीके से मेडिटेशन करिए, बट एटलीस्ट पूरे दिन में आप कम से कम अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालिए मेडिटेशन को। आप आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी करके आपको मेडिटेशन करना है। आपको शायद स्टार्टिंग में होगा कि आपको बहुत सारे आपके मतलब थॉट आपके माइंड में चल रहे होंगे मेडिटेशन के टाइम पे, बट स्टार्टिंग में शायद आप नहीं फोकस कर पाएंगे। आप बोलेंगे मेडिटेशन के टाइम पे सारे थॉट आते हैं हमारे तो दिमाग में, तो वो क्योंकि आपको हैबिट नहीं है, तो वो हैबिट कैसे पड़ेगी। आपको धीरे धीरे उस चीज़ को हैबिट पे लाना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि आप कैसे अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो आपका कैसा हुआ, है ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको मेडिटेशन करना है। आपको स्टार्टिंग में आपके माइंड में बहुत थॉट आएंगे, पर आपको पूरे टाइम ये कोशिश करनी है कि उन थॉट्स पे आपका फोकस ना होके आपको अपना फोकस किसी एक पर्टिकुलर ध्वनि पे करना है। जैसे ओम की ध्वनि होगी तो आपको उस पर्टिकुलर ध्वनि पे करना है, या फिर आप कुछ उगते हुए सूरज को इमेजिन कर रहे हैं। उगते हुए सूरज पे जो ध्यान किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन फॉर मी, वो मुझे वही लगता है, उगते हुए सूरज पे ध्यान करना। तो आप एक इमेजिन कर लीजिए, एक व्यू इमेजिन कर लीजिए आपको, आप बहुत सुंदर व्यू, आप जितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं ना। वो छोटे में आपने छोटे में जब आप पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपने बनाई होगी अपने टाइम पे पेंटिंग कि आप ड्राइंग बुक में ऐसे पहाड़ बनाते थे ऐसे ऐसे करके, और नदी बना देते थे, एक घर बना देते थे, एक छोटा सा एक पेड़ बना देते थे, और पेड़ और पहाड़ के पीछे आप ऐसे उगता हुआ सूरज दिखाते थे, और उसी में वो ऐसे ऐसे करके चिड़िया बना देते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप किए हैं छोटे में। तो ये क्या थी, ये एक इमेजिनेशन थी आपकी। उस इमेजिनेशन में आपको ऐसा कलर भरना है, उस इमेजिनेशन को ऐसा आपको बिल्कुल HD फॉर्म में लाना है, एक 3D फॉर्म में लाना है कि आपको ऐसा लगे कि बस
वो रियल में आपके सामने वो व्यू दिखना चाहिए आपको, कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको इतना प्यारा व्यू दिख रहा है। आपको वो इमेजिन करना है बंद करके, आपको उस व्यू में आपको कुछ साउंड इफेक्ट डालने हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर में होती हैं ना, तो अपने माइंड को इतना अच्छा करिए, इतना अच्छा बनाइए आप, इतनी अच्छी मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको बिना कंप्यूटर के आपके माइंड में सारी चीज़ें हो जाएं। आपको उसमें एक साउंड इफेक्ट डालना है। कैसा साउंड इफेक्ट? आप चाहे तो ओम का साउंड इफेक्ट डाल सकती है, या फिर आप बर्ड्स की जो आवाज़ आती है ना, जो अच्छी लगती है आपको सुनने में, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, आप वो ऐड कर सकते हैं कि आपके इमेजिनेशन में वो ऐड हो रही हैं। फिर आप देख रहे हैं कि वो सूरज पहाड़ के पीछे से उग रहा है, तो उस उगते हुए सूरज पे आपको पूरा फोकस होना है, आपको उसको एक टक उस उगते हुए सूरज को देखना है। वो क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है मेडिटेशन का, है ना। ये धीरे धीरे मेडिटेशन होता है, एकाएक आप किसी एक जगह पे मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको अभी बैठना है, आंख बंद करके बैठिए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको उस पर मेडिटेशन करना है, आप नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है आप नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग बिल्कुल उस जगह से करिए जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई है इमेजिनेशन की ना। बचपन में आपकी इमेजिनेशन की स्टार्टिंग हुई थी उस पेंटिंग को बनाने से, तो आप वैसे ही स्टार्ट करिए। आप उसी इमेज को क्रिएट करिए अपने माइंड में और वहाँ फोकस करिए। इससे क्या होगा ना, आप एक जगह पे फोकस कर रहे हैं, वो जो इमेजिन कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है, उससे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। उस चीज़ को ना पॉजिटिवली फील करते हुए उसको इमेजिन करिए। वो इमेजिनेशन आपके माइंड में आने वाले एक्स्ट्रा जो थॉट हैं उनसे लाख गुना बेटर है, ठीक है। आपको अभी अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है स्टार्टिंग में मेडिटेशन में, तो आप इस तरह कंट्रोल करने के लिए मैं बता रही हूँ। थॉट कंट्रोल होंगे ना, जब एक्स्ट्रा थॉट कंट्रोल होंगे, आप एक जगह फोकस हो रहे हैं ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आपको उगते हुए सूरज का ध्यान करते हुए आप फोकस हो गए उसमें, तो धीरे धीरे आप उस साउंड इफेक्ट में ना, वो चिड़िया के आप जो साउंड इफेक्ट डालिए आपने, उसकी जगह आप ओम का साउंड इफेक्ट डालिए। फिर आप ओम को इमेजिन करिए, ओम की ध्वनि इमेजिन करिए कि आपके माइंड में ना बिल्कुल ओम ये ध्वनि आनी चाहिए, है ना, ओम की ध्वनि पे। दूसरा, अगर आपको मेडिटेशन करते टाइम नींद आ रही है, इट्स ओके। अगर नींद आ रही है सो जाइए। क्यों नींद आ रही है? नींद आपको कब आती है? नींद आपको तब आती है जब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फील करती है और आप मेंटली रिलैक्स फील करते हैं, है ना। जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तभी आपको नींद आती है ना। तो वो अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप मेडिटेशन के टाइम पे आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, तब आपको नींद आ रही है ना, तो इट्स गुड। नींद आ रही है सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें नींद नहीं आती है, अगर वो मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं और मेडिटेशन के टाइम पे अगर आपको नींद आ रही है तो ठीक है, इट्स नॉर्मल, अच्छी बात है। आपको एटलीस्ट नींद आ रही है, आप सो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें आदत होती है कि वो सोते टाइम एक सॉफ्ट म्यूजिक बजाते हैं धीमी आवाज़ में, उसको सुनते सुनते सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नींद वैसी आती है। जब तक वो म्यूजिक नहीं सुनेंगे उनको नींद नहीं आती है। तो ये एक प्रोसीजर हो जाता है, तो ये एक तरह से थेरेपी हो जाती है जो आप खुद के लिए कर रहे होते हैं, है ना। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलैक्सेशन फील होता है, आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, तो अच्छी बात है। आप मेडिटेशन करते टाइम सो सकते हैं। आपको अगर गाना सुनते हुए आप रिलैक्स फील करते हैं तो आप गाना सुनिए, बस आप मेंटली रिलैक्स होना है आपको, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनको ये पानी में बहते हुए पानी में पैर डाल के बैठ के बहते हुए पानी को देखने में बहुत रिलैक्स फील होता है। आप वो भी करिए, जिस चीज़ से आपको रिलैक्स फील होता है आप वो चीज़ कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि वो पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। आप कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, आपको एज अ पॉजिटिव चीज़ों को लेना है, एज अ पॉजिटिव चीज़ों को करना है। जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे। ये तो हो गया मेडिटेशन। दूसरा जाता है शवासन। योग में होता है कि आपको शवासन कराया जाता है, योग निद्रा कराई जाती है। उसमें क्या होता है कि आपको एक रिलैक्स पोजीशन में बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देना है। आपको लेट जाना है पीठ के बल, और आपके जो हाथ के जो ये क्या हथेलियाँ हैं वो आसमान की तरफ रहेंगी। मतलब ऐसे जब आप लेटे हैं ना तो वो हाथ ऐसे रखे रहेंगे आपके थाइस के बगल में,
आपकी अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ देना है, पूरा ढीला छोड़ देना है। आपका पूरा फोकस आपकी ब्रीदिंग पे होगा, ठीक है। आपकी ब्रीदिंग पे पूरा आपका फोकस होगा। आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आने चाहिए, आंखें बंद रहनी चाहिए। जितना हो सकता है उतना इनहेल एक्सेल करते टाइम आप जितना अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ सकते हैं ना, उतना ढीला छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लगना है, शवासन इन द सेंस आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में जान नहीं है, आप उसको बिल्कुल हिला ही नहीं सकते हैं। ऐसी पोजीशन में आप आ जाइए, है ना। तो वो क्या होता है उस टाइम पे ना, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील हो जाती है, बहुत रिलैक्स हो जाती है। वो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का वो प्रोसेस होता है, आपको रिलैक्स होना होता है। कई लोग होते हैं जिन्हें शवासन में बहुत नींद आती है। नो डाउट शवासन के टाइम पे आपको सोना नहीं चाहिए, बट उसमें नींद आती है लोगों को। अब एज अ योग स्टूडेंट मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। जब हम स्टार्टिंग में योग जब हम लोगों ने चालू किया था और योग क्लास के लास्ट में जब मैम शवासन कराया करती थी, तो हम लोग ऑलमोस्ट पूरी क्लास सो जाती थी शवासन में, सब सो रहे होते थे। तो क्या था कि हम योग की प्रैक्टिस करके हमारी बॉडी इतनी थक चुकी होती थी कि जब हम शवासन में लेटते थे तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती थी। हमारी जो फिजिकल बॉडी है और जो हमारे अंदर आत्मा है ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाती थी उस एक टाइम पीरियड में। इसलिए हम सो जाते थे, हमें नींद आ जाती थी। तो क्या था ये, मतलब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, इसीलिए तो आप सो गए ना, इसीलिए आपको इतना अच्छा लगा। देन लास्ट में एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, मसाज थेरेपी। नो डाउट जब आप, कई लोग बहुत पैसे खर्च करके जाते हैं सेंटर वगैरह पे मसाज करवाने कि हमें मसाज चाहिए, तो वो क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि उन्हें रिलैक्स फील होता है। तो आपको मसाज थेरेपी से बहुत आपकी फिजिकली रिलैक्स हो जाते हैं आप, क्योंकि मसाज भी बिल्कुल वैसे फ्रिक्शन की तरह ही है। बट मसाज थेरेपी में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मसाज थेरेपी में केवल हाथ से मसाज नहीं हो रही होती है, हाथ के साथ साथ उसमें जो एलिमेंट यूज़ होता है उसमें वो ऑयल भी यूज़ करते हैं। मसाज में जो ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल आपकी बॉडी को बहुत मॉइस्चराइज करता है। साथ में मसाज की जो टेक्निक होती है ना, कि हाथों को कैसे घुमाना है, हाथ कहाँ पास प्रेशर ज़्यादा डालना है, और ऊपर से नीचे की तरफ हाथ ले जाना है या नीचे से ऊपर की तरफ हाथ ले आना है, ये सारी एक टेक्निक होती हैं मसाज थेरेपी में। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, आपके जो मरमा पॉइंट होते हैं ना, वो भी दबते हैं मसाज के टाइम पे। तो उससे आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स फील होता है। कई बार डॉक्टर कहता है कि इसमें हल्के हाथ से मसाज करो जब आपको पेन वगैरह होता है कहीं पे, या फिर आपको कोई दिक्कत होती है नी वगैरह से रिलेटेड। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कहा जाता है ना मसाज थेरेपी लो, मसाज करवाओ। जब आप बहुत थके होते हैं तो ऑफकोर्स आप कहते हैं कि थोड़ा सा मेरे यहाँ सर्वाइकल में दर्द हो रहा, थोड़ा सा यहाँ दबा दो। वो क्यों कहते हैं वो दबा दो, क्योंकि उस टाइम पे ना वो जो पॉइंट्स दबते हैं ना आपके मसाज थेरेपी के टाइम पे, जो एक्यूप्रेशर के और मरमा के जो पॉइंट्स दबते हैं, जो वो प्रोसीजर होता है, जो वो टेक्निक होती है मसाज करने की, आपको उससे लाभ मिलता है। आप उस वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग आप फिजिकली और मेंटली रिलैक्स हो सकते थे, ठीक है। तो मेरे तरफ से आज का सेशन इतना ही था। बट अब मैं लास्ट में जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उनका रिप्लाई करना चाहूँगी। वीकनेस के लिए कोई उपाय बताएं। तो वीकनेस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो वीकनेस का कारण होता है वो एक तो हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी होती है, या फिर हमारी बॉडी जो होती है वो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस आती है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ विटामिन लेने चाहिए। जैसे आज के टाइम पे कहा जा रहा है कि आपको विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, विटामिन सी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कैप्सूल खाएं तभी आपको विटामिन सी मिलेगी। प्लीज़ बिना कैप्सूल के अगर आप फ्रूट्स के थ्रू, अगर आप अपने क्या कहते हैं खाने में विटामिन सी की ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। नींबू हो गया, दूध और हल्दी हो गए, ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करेंगे ना तो उससे भी मिनरल्स विटामिन मिलते हैं। तो वीकनेस आपकी बॉडी की दूर होती है। जैसे आप जब दूध पी रहे हैं, गर्म दूध जब आप रात को पी रहे हैं, तो आप खाली दूध ना पी के आप उसमें हल्दी मिला के पिए, आपकी वीकनेस भी
सही होगी उससे। और साथ ही साथ आज के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे, हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदा करता है, आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदा करेगा हल्दी वाला दूध। आप बिल्कुल दूध में हल्दी मिला के पिएँ, वो आपकी वीकनेस के साथ साथ आपको विटामिन, आपको जो इम्यून सिस्टम है ना उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। बाकी वीकनेस के लिए तो आप फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लीजिए, आपका डाइट आप सही कर लीजिए अपनी, और कुछ योगा आप चालू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा लेज़ी रहने से भी ना आपको अंदर से फील होता है कि हमें वीकनेस सी लग रही है, तो वो सारी चीज़ें आप सुधार सकते हैं। अच्छा, एक अंकित वर्मा जी हैं, उन्होंने पूछा है कि आपकी ब्यूटी का राज बताइए प्लीज़। तो ब्यूटी का राज ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं डेली योगा करती हूँ। एटलीस्ट आधा घंटा आपको अपने शरीर के लिए देना ही देना है। मैं डेली योगा करती हूँ, मैं आधे घंटे से ज़्यादा करती हूँ, मैं एटलीस्ट डेढ़ से 2 घंटे योगा करती हूँ एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। तो मुझे तो करना ही है, बट आप लोग जो योगा से नहीं जुड़े हैं या जो योगा नहीं करते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो अपने आप को दीजिए। 30 मिनट्स से एटलीस्ट आप योगा करिए, पर आप करिए, वो ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। आपको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करेगा, प्लस आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जो आपके आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है आपको। प्लस पानी ज़्यादा पीजिए, और बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड कम कर दीजिए, बल्कि ना खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। आप घर की हेल्दी चीज़ें खाइए, जिससे आपके अंदर ना जितने विटामिन और मिनरल्स की कमी है ना वो पूरी होती जाएगी। प्लस जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप योगा करते हैं ना, तो आपको पसीना निकलता है तो आपके अंदर जो गंदगी होती है ना वो निकलती है उससे, पसीने के थ्रू। तो पसीने के थ्रू जब गंदगी निकलती है तो वो किस चीज़ में फ़ायदा करती है, वो आपके अंदर की गंदगी निकल रही, तो उससे आपको जो शरीर है ना आपका, उसमें कहते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं आपकी इनका फेस कितना शाइन कर रहा है, कितना क्लियर फेस है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर ना उनके शरीर में विजातीय द्रव्य जो हैं, विजातीय तत्व जो हैं वो नहीं होते हैं, वो निकल जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हेयर फॉल हो रहा है, सजेस्ट समथिंग अबाउट दिस। तो देखिए, हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न होते हैं। हेयर फॉल के कुछ रीज़न होते हैं, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का पानी आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पानी आपको सूट नहीं कर रहा तो आपका हेयर फॉल होगा। फिर आप अगर बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं ना अपने बालों में, तो आपको हेयर फॉल यूज़ होगा। हेयर फॉल के लिए आपको ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए अपने सर पे। तो मैं ऑयल के लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि जिन्हें भी हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए आपके घर में अगर इसका गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल का जो फूल होता है ना उसका पेड़ है अगर, तो गुड़हल के फूल और उसकी पत्तियां ले लें। आंवला ले लीजिए, अगर आपके घर में आंवला नहीं है, आंवले की पत्तियां हैं तो आंवले की पत्तियां ले लीजिए। अगर आंवला और आंवले की पत्तियां नहीं है, आपके पास आंवले का रस है तो आंवले का रस ले लीजिए। साथ में आप उसमें क्या कहते हैं, अजवाइन मिला लीजिए और मेथी मिला लीजिए, और उसमें आप मिला लीजिए, उसमें आप ये भी मिला सकते हैं, क्या कहते हैं, इसको मतलब मिला के ना, और ये मेहंदी की जो पत्तियां होती हैं उन्हें मिला लीजिए। तो मेहंदी की पत्तियां हो गई, गुड़हल का फूल हो गया, गुड़हल की पत्तियां हो गई, नीम एलोवेरा, और नीम एलोवेरा मैं भूल रही थी, नीम एलोवेरा और मेथी, इतनी चीज़ें ऐड करके और उन्हें मिक्सर में पीस लीजिए। और पीसने के बाद आप उसको, जो भी आप तेल यूज़ करते हैं ना अपने सर में, अगर आप नारियल का तेल यूज़ करते हैं तो नारियल का तेल ले लीजिए, अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो सरसों का तेल ले लीजिए, और उसको पका लीजिए। और पकाने के बाद छान के उसको एक बॉटल में भर लीजिए और वो यूज़ करें। ये हेयर फॉल के लिए बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है एक,
जो पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं यूज़ नहीं करती, अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं आपको भी नहीं सजेस्ट करती। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, मुझे इफ़ेक्ट दिख रहा है उसका, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चंस जो हैं, हाउ वी विल कॉन्टेक्ट यू, ये राजेश मधु जी के थ्रू पूछा गया है। तो मेरी फेसबुक के साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है जो योगिनी डैश निष्ठा के नाम से है। तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ योगा एंड हेल्थ से रिलेटेड। तो आप वहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो आप फेसबुक पे सर्वनिष्ठा सिंह और योगिनी निष्ठा के नाम से भी एक पेज है, जो मेरा पेज है, मैंने अपना खुद का पेज बना रखा है, तो वहाँ भी मैं अपडेट डालती रहती हूँ। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली मैसेंजर के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ पूछना है योगा एंड हेल्थ से रिलेटेड। तो फिर इन्होंने ये पूछा है कि यू हैव एनी यूट्यूब चैनल। तो यस, आई हैव माई यूट्यूब चैनल, वो भी योगिनी निष्ठा के ही नाम से है। आप वहाँ भी मेरे अपडेट्स देख सकते हैं। वहाँ मैं आने वाले टाइम पे और भी कुछ चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, और भी कुछ वीडियोस ऐड करने वाली हूँ जिनसे आपको अपडेट मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसका मैंने बता दिया। ओके, तो और कोई क्वेश्चंस नहीं है लोगों के, बस इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी अगर आपको और कोई एक सेकेंड, और एक क्वेश्चन है, बॉडी का दर्द कैसे दूर करें। ये विश्वजीत जी के थ्रू विश्वजीत जी ने पूछा है कि बॉडी का दर्द कैसे दूर करें। तो बॉडी में जो पेन हो रहा है उसका रीज़न क्या है, आपको पहले वो पता होना चाहिए, है ना। और कई बार जो होते हैं ना, मसल्स में पेन हो रहा होता है, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा है, एक तो पहले रीज़न पता होना चाहिए कि बॉडी में पेन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। नॉर्मल पेन है, आपको मसल्स में पेन है, या आपको इंटरनल पेन हो रहा है पर्टिकुलर जॉइंट्स वगैरह में। तो आप हॉट ऑयल, जो आप गरम हल्का गुनगुना जो तेल होता है ना, सरसों का तेल होता है, उसके थ्रू आप मसाज कर सकते हैं। आप तेल में मेथी डाल के अगर उसको गर्म करके फिर उसे मसाज करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेथी जो होती है ना वो दर्द को खींचती है। तो मेथी आप यूज़ कर सकते हैं, तो मेथी भी अच्छी होती है उसमें, मतलब ऑयल में। तो आप ऑयल को गर्म करके इसको हल्के हाथ से मसाज करके भी आपका दर्द सही हो सकता है। और वैसे अगर आपकी बॉडी में मसल्स में पेन आ रहा है किसी वजह से, जहाँ स्वेलिंग भी आ गई है, तो आप हॉट एंड कोल्ड वो ले सकते हैं, सेकाई कर सकते हैं हॉट एंड कोल्ड की सेकाई। इन द सेंस पहले आपको एक हॉट वाटर बैग जो होता है ना, उसमें गर्म पानी से आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे रख के आपको 3 मिनट तक सेकाई करनी है, 2 मिनट सेकाई करनी है गर्म पानी की। और उसके बाद आपको ठंडे पानी से, ठंडा पानी नहीं है तो आप, अगर आपने बर्फ़ जमा रखी है तो उसको एक टॉवल में लपेट के फिर उस पर्टिकुलर प्लेस पे रखिए तुरंत 3 मिनट के लिए, फिर ठंडे की सेकाई करिए। और फिर 3 मिनट के बाद फिर आप वो गर्म पानी की सेकाई करिए, और फिर 2 मिनट के लिए गर्म पानी की सेकाई किए, फिर 3 मिनट के लिए आप ठंडे की सेकाई करिए। तो इससे उस मतलब जो वहाँ की मसल्स में जो स्वेलिंग होती है ना, वो भी दूर होती है और वहाँ का दर्द भी चला जाता है। वैसे बाकी अगर नॉर्मल बॉडी में ऐंठन वगैरह की वजह से आपको अगर दर्द हो रहा है तो आप तेल से मसाज कर सकते हैं, और अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस लाइए, वो बहुत अच्छा होगा। बाकी आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार दर्द का कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दर्द किस कारण से हो रहा है। फॉर हेडेक एनी सजेशन। ओके, तो हेडेक के लिए
हेडेक के लिए एक अच्छा है मड थेरेपी। मड थेरेपी नेचुरोपैथी में हेडेक के लिए मड थेरेपी होती है। तो मड थेरेपी जो होती है उसमें आपको क्या करना रहता है कि जो मिट्टी होती है उसका एक प्रोसीजर होता है उस मिट्टी को बनाने का। मतलब ऐसे कम से कम वो मिट्टी ज़मीन से 4 से 5 फुट नीचे की हो, वो भी छनी हुई हो मिट्टी, उसमें पत्थर कंकड़ वगैरह ना हो। फिर उसको गीला करना है और गीला करके उसको एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए आप। जैसे आपके सर के जितनी है आपके हाथ की चौड़ाई उतनी आपके यहाँ सर की चौड़ाई होती है ना, तो इसी के दुगना आपको, मतलब आपको इतना बड़ा कपड़ा आप ले लीजिए, ठीक है, कॉटन का। और जो मिट्टी आपने बनाई है वो गीली मिट्टी, उसको उसका एक इतनी मोटी परत आप कर सकते हैं, इतनी मोटी परत आप उस कपड़े में लगा लीजिए, है ना। और उसको जैसे इतना पार्ट है, इतना आपने कपड़ा लिया तो इस पार्ट में आपने वो मिट्टी की एक लेयर रखी, इस तरफ से फिर कपड़े से आप ढक दीजिए उसको, और फिर उस कपड़े को अपने सर पे रख लीजिए। तो कपड़े के बीच में मिट्टी है, तो जो मिट्टी है ना वो जो होती है वो आपके सर का दर्द जो है ना उसे जड़ से ख़त्म करती है, उसे हटाती है। आप जब कंटिन्यू अगर डेली आप इस चीज़ को कर रहे हैं, अपने सर पे मिट्टी की पट्टी डाल रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो आपके सर दर्द को सही करती है। वो माइग्रेन वालों के लिए भी वो बहुत अच्छी होती है। बाकी जो आप हॉट फुट बाथ जो आप ले रहे हैं तो उससे भी आपका सर दर्द सही होता है, उससे भी आपका सर दर्द सही होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है मड थेरेपी के टाइम पे कि जो आप मिट्टी की पट्टी आप रख रहे हैं अपने सर पे, तो वो मिट्टी आप दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। उस मिट्टी को एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 हफ्ते धूप दिखा के और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तुरंत आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है ना वो आपके वो एज अ अर्थ एलिमेंट यूज़ होती है। जो आपकी मिट्टी होती है ना वो एज अ अर्थ एलिमेंट यूज़ होती है। वो क्या करती है कि जिस पार्ट में आपने रखा ना, तो उस पार्ट के जो विजातीय तत्व है ना, जो विजातीय द्रव्य है, उन्हें वो एब्जॉर्व कर लेती है। तो आपके जो मतलब जो जिन वजह से आपके सर पे दिक्कत आ रही थी ना, जिस वजह से दर्द हो रहा था, तो उस चीज़ को वो ऐसा एब्जॉर्व कर लेती है। मिट्टी में ये गुण होता है ना एब्जॉर्व करने का, वो पानी एब्जॉर्व कर लेती है मिट्टी। आपने ये जैसे पेड़ पौधे आप लगाते हैं, आप पानी डालते हैं मिट्टी में, मिट्टी पानी सोख लेती है, तो उसके अंदर जो गुण होता है मिट्टी का वो क्या होता है, वो एब्जॉर्व करती है। तो इसी तरह जब आपने मिट्टी की पट्टी रखी तो वो उस जिस तत्व की विजातीय तत्व की वजह से हेडेक हो रहा था तो उसे वो एब्जॉर्व कर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि उस मिट्टी को दोबारा यूज़ नहीं करना है, एटलीस्ट जब तक आप उसे 2 से 3 हफ्ते की धूप नहीं दिखा देते हैं। और कोई क्वेश्चंस किसी के? बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। और आज आप जितने लोग जुड़े उन सबको थैंक यू सो मच आज का सेशन सुनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे योगिनी-निष्ठा के नाम से मेरा अकाउंट है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी क्वेश्चंस आए प्लीज़ योग एंड हेल्थ से रिलेटेड आए। अदर और कोई पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। और कोई किसी के क्वेश्चंस तो नहीं है? नो क्वेश्चन? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। आज का सेशन अब यही समाप्त करते हैं हम। होप सो आपको जितना मैंने चीज़ें बताई वो आपको समझ आई होंगी और आप इस पे ध्यान देंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप इस थेरेपी को अपनाएं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।